ये है आपके पास विंटर 23 पेपर 22 का सवाल है, जिसमें आपके पास बोला हुआ ये है कि अ मेटल वायर हैज अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो देखो दिस इज आर ओवर एल, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो मतलब ये आर ओवर एल की वैल्यू आपके पास गिवन दी हुई है। ठीक है बेटे, सो दिस इज आर ओवर एल। The wire has a cross-sectional area of this. Area is also been given to you. आपको क्या मालूम करना है? You have to find out the resistivity. तो सिंपल सा फॉर्मूला है R is equals to rho L over A. ठीक है, रॉ को फाइंड आउट करना है। तो बेटे आप जिस चीज को फाइंड आउट करते हैं उसको सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो L मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो गया और यहाँ पे A डिवाइड में था, वहां जाकर मल्टीप्लाई। अब देखो R ओवर L की पूरी वैल्यू आपके पास गिवन है, जो कि कितनी है 0.9। तो हम लोगों ने क्या किया बेटे, R ओवर L की जगह 0.92 लिख दिया टाइम्स बाय A which was area with the value is 5.3 10 to the power -7। अब देखो इससे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, रेजिस्टिविटी आ जाएगी when you multiply both the values and the answer would be 4.9 10 to the power of -7। और यूनिट आपको पहले से ही मेंशन किया हुआ है ओम में। तो देखो सवाल की लॉजिक स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आ गया था कि ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है बेटा, तो हम लोगों ने लगा दिया। तो इसमें मसला है ना बेटे, लाजमी पूछिए। अब जरा देखें आपके पास सबसे पहली चीज फातिमा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो सर्किट आपके सामने है बेटे, जिसमें आपके पास एक 1400 ओम का रेजिस्टर है और एक 1600 ओम का है बेटे एलडीआर भी एक रेजिस्टर होता है लाइट डिपेंडेंट। मुझे बताइए कौन से कॉम्बिनेशन में लगे हुए मेरी बेटी? सर ये लगे हुए हैं सीरीज में। वेरी वेल डन। अब देखो बाज औकात बच्चे परेशान हो जाते हैं इस वोल्ट मीटर से। ये तो कंपोनेंट नहीं है, ये तो इंस्ट्रूमेंट है ना, अपैरेटस, इसको तो कटा दो। आप देखो बिल्कुल सीरीज में कनेक्ट हुए। वेरी गुड बेटे, इस चीज को चेक करना था। अब देखो आगे आपसे पूछा हुआ है भाई बता दें करंट कितना है, और आपको ये बताया हुआ है अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस एलडीआर इज 6.4। मतलब एलडीआर के अक्रॉस जो वोल्ट मीटर है वो रीडिंग उसकी कितनी है 6.4। मतलब मुझे एलडीआर का वोल्टेज पता है, इसका वोल्टेज आपके पास कितना आ गया बेटा, द वोल्टेज इज 6.4। अब मैं बहुत सिंपल से एक फॉर्मूला लगा सकता हूँ, V इज इक्वल्स टू आई आर। तभी देखो 1 मार्क्स का दिया हुआ है, वोल्टेज है बिल्कुल है, करंट मालूम करना है कर लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है एलडीआर का 1600। तो 6.4 को 1600 से डिवाइड कर देंगे एंड द आंसर वुड बी 4.0 10 टू द पावर -3 एम्पियर या 4 मिली एम्पियर की। अच्छा अब जरा देखिए एक चीज जरा यहाँ पे नोट कीजिएगा, मैं आंसर को तो सर 4 भी लिख सकते थे, आपने 4.0 क्यों लिखा? देखो आपका हर वैल्यू यहाँ पर देखो पॉइंट तकरीबन 2 सिग्निफिकेंट फिगर पे दी हुई, तो 4 इज 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो अगला कोई नंबर नहीं है ना, तो हम लोग खुद पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे ताकि ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाए। इन चीजों का भी ख्याल रखना है। अच्छा अब जरा देखो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, ये बेशक आपने करंट एलडीआर का निकाला है, लेकिन यही करंट आपके पास 1400 का भी होगा और वजह उसकी क्या होगी, क्योंकि ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और करंट सेम रहता है सीरीज में। आगे आपके पास बोला हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स निकालने का हमने एक तरीका देखा था बेटा, ठीक है, और वो तरीका आपके पास क्या था, आपके पास एक फॉर्मूला होता है बेटे, और वो फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, I इज इक्वल्स टू Q ओवर T, जहां पर Q क्या होते हैं, चार्जेस। तो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालने से पहले हम चार्जेस निकालते हैं। अब देखें करंट तो अभी अभी निकाला है 4.0 10 टू द पावर ऑफ -3 बेटे, चार्जेस मुझे निकालने हैं और टाइम मुझे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है 3.2 मिनट्स, जिसको सेकंड्स में चेंज करना लाजमी है। तो 3.2 इंटू 60 कर दिया बेटे। अब ये डिवाइड है, वहां जाकर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी बेटे 0.768 कूलम्स। ये आ गए चार्जेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको चार्जेस ही निकालने पड़ते हैं, ये चीज लाजमी याद रखिएगा बेटे।
अब हमारे पास चार्जेस आ गए हैं, तो अब जरा देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। देखो आपके पास, अगर आपको पता हो, एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, 1.6 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम्स। अब मैं चेक करना चाह रहा हूं 0.786 कूलम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो व्हाट डू आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई बेटे। आपको पता है ना एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस हैं, हम लोगों ने देख लिया 1.6 10 टू द पावर -19, और ये फिक्स वैल्यू है, आपको याद रखनी है बेटे। अब आगे आपको क्या करना है बेटे, 0.786 कूलम में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें बेटे। तो इससे 0.786 डिवाइड हो जाएगा बेटे 1.6 10 टू द पावर -19 से, एंड योर आंसर विल बी 4.8 10 टू द पावर ऑफ 18। तो इससे आपको क्या पता चल गया बेटे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अभी तक आपके पास यहाँ पर मौजूद है। मेरे प्यारे बच्चों, until now is there any problem? गुड बेटे। अब जरा देखें, आपको क्या मालूम करना है, ईएमएफ। ईएमएफ मतलब ये इसका वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। तो मैं एक काम कर सकता हूं, आपको पता है ना हम लोगों ने एक लॉ भी पढ़ा हुआ है कि जितना ईएमएफ होता है वो बराबर होता है सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की। केवीएल लॉ था बेटे, इसको हम लोग किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं कि सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। इसका तो वोल्टेज, लेट सपोज इसके वोल्टेज को V1 बोल दिया, और ये मुझे पता है एलडीआर का वोल्टेज 1400 का कितना वोल्टेज है ये मालूम कर लेते हैं, और दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हमारा काम आसानी हो जाएगा। तो भाई इसका वोल्टेज कैसे मालूम करें, तो हमने कहा V इज इक्वल टू IR लगेगा। अच्छा, आई पता है, बिल्कुल पता है, हम लोगों ने पहले ही इस चीज को देख लिया था कि एलडीआर का करंट भी 1400 ओम का भी वही करंट है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो कनेक्शन था वो सीरीज था। तो 4 एक्सपोनेंट -3 को हम 1400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास वोल्टेज आ गया 5.6। अब मुझे पता है ईएमएफ किसके बराबर होगा, ईएमएफ वुड बी इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ एलडीआर प्लस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1400 ओम बेटे। एलडीआर का आपके पास कितना था, 6.4 था बेटे, यहाँ पे लिख दिया। 1400 ओम का कितना आया है, 5.6 आया है बेटे, और इन दोनों को एड अप कर देते हैं तो हमारे पास टोटल वोल्टेज आ जाता है बेटे, ईएमएफ आ जाएगा बेटा, दैट वुड बी 12 वोल्ट्स मेरे बच्चों। अब आगे देखिए आपके पास क्या बोला हुआ है, पावर डिसिपेटेड इन एलडीआर का रेशियो मालूम करना है पावर डिसिपेटेड इन फिक्स रेजिस्टर। अब देखो यू हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर पावर, आई स्क्वायर आर, आई वी स्क्वायर ओवर आर। आपकी मर्जी, आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहे आप कर सकते हैं। अब देखो एलडीआर का वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है, रेजिस्टर भी पता है, तो आई कैन यूज एनी वन ऑफ द फॉर्मूला। 1400 ओम का करंट भी पता है, रेजिस्टेंस भी पता है, और वोल्टेज भी पता है, तो मर्जी है आपकी जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहे। फातिमा जी, आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहेंगे बेटे पावर को लिए? सर आईवी वाला। आईवी वाला, ठीक है बेटे, आईवी वाला करते हैं। आपके पास एलडीआर का करंट कितना था बेटा, एलडीआर का आपके पास करंट था 4 एक्सपोनेंट -3। एलडीआर की आपके पास रेजिस्टेंस कितनी थी बेटे, 1600 डिवाइडेड बाय फिक्स रेजिस्टर का करंट कितना था, 4 एक्सपोनेंट -3। सर जी बेटे, हमने वोल्टेज नहीं लेनी। ओके, आई बी, सही है सही है, वोल्टेज ले लेते हैं बेटे, सही बोल रही है बेटे। आपके पास एलडीआर का वोल्टेज कितना था, 6.4, और 1400 का था 5.6, ठीक है। तो अब आपके पास 6.4 5.6 से डिवाइड हो गया, तो आंसर आ गया बेटा 1.1, क्योंकि 4 एक्सपोनेंट 3 तो दोनों में कैंसिल ही हो गया, और ये आपके पास रेशियो आ गया बेटा। अब जरा देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ लॉजिकल से सवाल आते हैं। The environmental condition changes causing a decrease in the resistor of LDR.
अब देखो एलडीआर के लिए अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि लाइट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है, और ये किसके लिए था बेटा? दैट वाज फॉर एलडीआर। और अगर इंटेंसिटी कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी बेटे। तो अब देखना ये है टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। स्टेट वेदर देयर इज अ डिक्रीज और इंक्रीज और नो चेंज। अब जरा देखो उन्होंने बोला है रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई है। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हुई होगी बेटे? इंक्रीज हुई होगी बेटे। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया इंक्रीज। अच्छा, अब जरा देखो रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई है। अब करंट का पूछा हुआ है ना, तो हमें पता है करंट और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है। अगर आपके पास बेटे रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ है तो करंट क्या हुआ होगा बेटा? इंक्रीज हुआ होगा। इसी तरीके से वोल्टेज और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई है तो वोल्टेज भी क्या हुआ होगा मेरे बच्चों? डिक्रीज हुआ होगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया? जी सर। वेरी गुड बेटा। Moving on towards the next question. This question is from summer 24 paper 2-1 बेटा। अब देखें आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने इसमें ये बोला हुआ है व्हाट इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। बहुत आसान बेटे, इस लॉ को हम आसान लफ्जों में KCL भी बोलते हैं, जिससे हमें याद हो जाता है दिस इज किरचॉफ करंट लॉ। और ये करंट लॉ क्या बोलता है बेटे कि सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन, जंक्शन की जगह नोड भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक हो गया भाई, दैट वाज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब आप देखें पार्ट बी में आपके पास उन्होंने बोला हुआ है कि एक बैटरी है और बैटरी के साथ अब इंटरनल रेजिस्टर लगा हुआ है। ये बैटरी से जा रहा है करंट। अगर मैं देखूं ये R1 R2 ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन। आपको बताया हुआ है R1 R2 है, ये भी बता दिया इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, ठीक है। आपको ये भी बता दिया टर्मिनल पोटेंशियल। अगर आपको याद हो टर्मिनल पोटेंशियल क्या था बेटे? देखो एक तो होता है EMF। अब EMF मतलब बैटरी के साथ इंटरनल रेजिस्टर लगा हुआ है, तो बैटरी के वोल्टेज में से इंटरनल रेजिस्टर का जो वोल्टेज माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो भी वोल्टेज बचता है उस वोल्टेज को क्या बोलते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब इन्होंने बोला हुआ है यूज किरचॉफ लॉ टू शो दैट टोटल रेजिस्टेंस इन द एक्सटर्नल सर्किट इज दिस। एक्सटर्नल सर्किट की बात की है, मतलब ये चाह रहे हैं कि आप इसको इंक्लूड ना करें बेटा, तो इसकी डेरिवेशन करनी है। अब हमें पता है ये कौन सा कॉम्बिनेशन है मेरे बच्चों? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? करंट। तो देखो यहाँ से टोटल करंट क्या निकल रहा है? आई निकल रहा है ना। तो R1 के अंदर भी करंट कितना होगा? आई। R2 के अंदर भी करंट कितना होगा? आई बेटे। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया, मैंने इसके करंट को पहले I1 बोल दिया और इसके करंट को I2 बोल दिया, और यहाँ पे मेंशन कर दिया I1 is equals to I2 is equals to I। उसके बाद बेटे मैंने ये बता दिया कि यहाँ पर क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो टोटल वोल्टेज सम ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज के बराबर होता है, ठीक है जी। तो अब क्या करें? अब हम लोग V is equals to IR लगाएंगे। हमें पता है आपके पास V जो है V is equals to, अगर टोटल वोल्टेज है ये टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर है? V1 प्लस V2 के बराबर। यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? IRT। V1 के लिए भी IR होगा ना, तो I और इसके रेजिस्टर R1।
V2 के लिए भी IR होगा तो I और इसका रेजिस्टर R2। आपके पास देख रहे होंगे I कॉमन निकल रहा है तो R1 प्लस R2 आ गया और ये I और ये RT वैसे ही रहा। I से I कैंसिल हो गया तो RT इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 एंड दैट इज इट। ये हम लोगों ने डेरिवेशन कर ली। हमने नोट्स में पूरी डेरिवेशन एग्जैक्टली लिखी भी है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों, EMF ऑफ द सेल इज 1.5। अच्छा याद रखिएगा ये EMF है। अब इस EMF में से इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज माइनस करेंगे तो बाकी का वोल्टेज फिर आगे जाएगा, फिर कुछ वोल्टेज यहाँ पे जाएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पे जाएगा। आगे इन्होंने बोला भाई R1 और R2 की वैल्यू 10 और 15 दे दी है, टर्मिनल पोटेंशियल ये दे दिया है। अब जरा देखें आपको क्या क्या दिया हुआ है। टर्मिनल पोटेंशियल दे दिया, मतलब आपके पास इंटरनल रेजिस्टर का वोल्टेज माइनस करने के बाद बैटरी कितना वोल्टेज आगे दे रही है, ये वो वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं देखो मुझे EMF भी पता है, मुझे टर्मिनल पोटेंशियल भी पता है, मैं अगर जानना चाहूं बेटे कि आपके पास इंटरनल रेजिस्टर का क्या वोल्टेज है तो मैं वो आराम से निकाल सकता हूं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वोल्टेज ऑफ इंटरनल रेजिस्टर। कैसे निकाल लूंगा बेटे, 1.50 में से 1.35 को माइनस कर दूंगा तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0.15 वोल्ट। तो दैट इज एक्चुअली द वोल्टेज ऑफ इंटरनल रेजिस्टर बेटे। ठीक हो गया बेटे। हमें मालूम क्या करना है, कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करना है। तो मैंने कहा मैं फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR लगा सकता हूं और इस R को मैं स्मॉल r लिखूंगा, कैपिटल R नहीं लिख रहा क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा स्मॉल r से मेंशन की जाती है। इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज तो मुझे पता है, मैंने कहा अगर मुझे किसी तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस का करंट पता चल जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी पता चल जाएगी। तो मैं कहा करंट मालूम करने के लिए क्या करूं, आई हैव अ प्लान बेटा। और वो प्लान क्या है, मैं कहा टोटल करंट मालूम कर लेते। V इज इक्वल्स टू IR होता है ना। आपके पास देखो कितना वोल्टेज है जो इन दोनों रेजिस्टर के पास जा रहा है, दैट वाज 1.35। मैं कहा दैट इज द टोटल वोल्टेज। मैंने कहा टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो तो मेरे पास टोटल करंट भी आ जाएगा। और आपको पता है ये सब के सब सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो मैं टोटल करंट निकाल लूं या इंडिविजुअल करंट निकालूं, बात एक ही है क्योंकि टोटल करंट वही करंट यहाँ से भी जाएगा, वही करंट यहाँ से भी जाएगा, वही करंट यहाँ से भी जाएगा मेरे बच्चों। तो हमने क्या किया, हमने कहा मुझे टोटल वोल्टेज पता है जो रेजिस्टर्स में जा रहा है, दैट इज 1.35 बेटे। ये जो वोल्टेज था 1.35, ये किन दोनों का वोल्टेज है बेटा। अगर मैं यहाँ पे एक तरीके से देखो ये वोल्ट मीटर में लगा रहा हूँ, इन दोनों का वोल्टेज 1.35 है, तो मैं करंट भी इन दोनों का निकाल रहा हूँ और आपको पता है दोनों के अंदर सेम ही करंट जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल लेता हूँ बेटा, मुझे पता है R1 10 है, R2 15 है बेटे। तो अब एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ से करंट भी निकाल लेते हैं। तो 1.35 को डिवाइड कर देंगे हम 25 से, तो आपके पास करंट कितना आ गया बेटा, 0.054 एम्पियर्स। अब देखो यही आपके पास टोटल करंट भी है, यही करंट R1 के थ्रू भी पास हो रहा है, यही करंट R2 के थ्रू भी पास हो रहा है और यही करंट इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू भी पास हो रहा है। क्यों सर, क्योंकि तीनों में करंट क्या था मेरे बच्चों, सेम था ना बेटे, सीरीज में थे ना बेटे, इसलिए तीनों में करंट भी सेम है। अब मैंने कहा अब तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकल जाएगी, यहाँ पे 0.054 डाल दिया और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे विच वुड बी 2.8 ओम्स। देखो थोड़ी सी लॉजिक आपको बस यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये वोल्टेज किसका है, ये करंट किसका है, और ये उस वक्त आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आपको तमाम चीजों की नॉलेज अच्छे तरीके से आ गई। मेरे बच्चों क्या ये सवाल आपको समझ में आया? फातिमा नबी? आ गया सर। ओके बेटा। अब जरा देखें, अब आपके पास सर्किट वही, बस सिर्फ फर्क क्या हो गया,
इस R1 R2 के साथ एक पैरेलल में R3 भी लगा दिया। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट इफ एनी of this change on the current in the cell। क्या करंट के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? तो मैंने कहा पढ़ना तो चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आपके पास देखो, आप टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं देखूंगा तो व्हाट विल हैपन, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है बेटे? तो अब मेरी बात जरा गौर से सुनना बेटे, यहाँ पे लॉजिक है। देखो ये एक मिसाल है, ये 10 है, ये 15 है, दोनों कंबाइन होके 25 आ रहे थे, ठीक है बेटे। अब आपके साथ एक पैरेलल में एक और रेजिस्टर लग गया है बेटे, ठीक है। अब होगा क्या, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर लगता है ना बेटे, इससे टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है ना सर? वेरी गुड, दैट वाज द पॉइंट बेटे। सीरीज में ऐड करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ती है, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है बेटे। तो देखो हमने ईएमएफ को तो चेंज नहीं किया ना, ईएमएफ वोल्टेज अपनी जगह पर कांस्टेंट है बेटे, फिक्स्ड है, और रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो करंट क्या हो जाएगा बेटे? डिक्रीज हो जाएगा बेटे। तो अब इसको एक्सप्लेन करना है फॉर द 2 मार्क्स बेटे। तो अब हम क्या करेंगे आपके पास के क्योंकि पैरेलल में लगाया था तो टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ये हमने मेंशन कर दिया कि टोटल रेजिस्टेंस आपके पास डिक्रीज हो गया बेटे, ठीक है। और ईएमएफ अनचेंज है। नबी भाई कुछ कह रहे थे? एंड ईएमएफ इज अनचेंज्ड, ईएमएफ को तो छेड़ा ही नहीं, तो फिर अब बताओ करंट क्या होगा? द करंट इन द सेल इंक्रीजेस। ठीक हो गया बेटे। अच्छा जी, दूसरी चीज उन्होंने बोला है टर्मिनल पोटेंशियल का बताओ बेटा। अब जरा देखो हुआ क्या है, अब इसमें भी हम ऑब्वियसली आराम से बता सकते हैं। करंट आपके पास क्या हो गया है बेटे? इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब ईएमएफ देखो, ईएमएफ याद रखना, ईएमएफ को हमने अनचेंज रखा हुआ है, ईएमएफ कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपके पास करंट इंक्रीज हो गया है, टोटल करंट आपके पास अगर इंक्रीज हो गया है बेटे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो देखो कुछ ना कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस भी ले रहा था ना, तो डेफिनेटली हमें पता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अगर रेजिस्टर के अंदर इस इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू को किसी को चेंज नहीं किया, इन्होंने वही ईएमएफ रखा हुआ है, वही इंटरनल रेजिस्टर लगा हुआ है, इन दोनों की वैल्यू भी सेम है, बस ये ऐड कर दिया और कुछ भी नहीं किया, तो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। तो मतलब रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट हियर। तो करंट और वोल्टेज का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। तो देखो करंट अब इसमें ज्यादा जा रहा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज भी क्या लेगा? ज्यादा लेगा। पहले ये 0.15 वोल्ट ले रहा था ना, अब ये उससे ज्यादा वोल्टेज लेगा बेटे। और जब ये वोल्टेज ज्यादा लेगा तो टर्मिनल वोल्टेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम। देखो पहले 1.5 था और ये 0.15 था, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आ रहा था आपके पास? 1.35। लेकिन अब ये वोल्टेज ज्यादा ले रहा है, एक एज्यूम कर रहा हूं मैं, लेट सपोज ये वोल्टेज ले रहा है बेटे 0.25। अब जरा टर्मिनल वोल्टेज निकालो तो वही माइनस करना पड़ेगा, 1.5 माइनस 0.25 तो 1.25। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है बेटे। तो अब ये यहाँ पे मेंशन करेंगे एक एक चीज कि आपके पास एज द करंट इज greater and internal resistance is same, there is larger potential difference across internal रेजिस्टर। पहले तो ये बता दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वोल्टेज बढ़ रहा है, अब वो ज्यादा वोल्टेज ले रहा है,
तो अब आखिर में ये बता देंगे अगर वो ज्यादा वोल्टेज लेगा तो बाकी सबको वोल्टेज क्या होगा, कम मिलेगा। हेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। फातिमा एंड नबी, लॉजिक एंड द रीजन समझ में आए बेटे?